बॉलीवुड में गायकों की रॉयल्टी का मसला काफ़ी लंबे समय से चर्चा में रहा है। अब इसरा के प्रयासों से यह मामला सुलझ गया है और इसी संदर्भ में हम इसरा के सीईओ संजय टंडन से लंबी बातचीत करने जा रहे हैं। संजय जी, फिल्म संगम चैनल पर आपका स्वागत है। नमस्कार जी, थैंक यू। संजय जी, आखिर आपकी एजुकेशन क्या थी? आपका फिल्म लाइन से जुड़ना कैसे हुआ? ऐसा है कि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो भी मैं काम कर रहा हूँ वो सही मिश्रण है दिल का और दिमाग का, और वो इसलिए क्योंकि एजुकेशन वाइज मैंने लॉ किया है, मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की है और मैं गाता भी हूँ। मैं मतलब जब से कॉलेज में, बचपन से, मगर जब से कॉलेज में था तब से मैं मुकेश जी के गाने गाता हूँ और आज तक उनके गाने गाता हूँ। 1000 के ऊपर शोज़ भी किए हैं। मेरा भाग्य रहा है कि मैंने नौशाद साहब के साथ, खयाम साहब के साथ, ओपी नैयर जी के साथ, मेन कल्याण जी आनंद जी के साथ, इन सब के साथ शोज़ किए हैं। अभी इनफैक्ट मैं फिर से शोज़ के टूर पे जा रहा हूँ यूएसए में, आनंद जी भाई के साथ, कल्याण जी आनंद जी भाई के साथ। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि शायद मैं आज जो ये काम कर पाया हूँ, ये ऐतिहासिक दिन हम सब देख रहे हैं और आर्टिस्ट के लिए देख रहे हैं, वो इसलिए भी हो रहा है क्योंकि एक दिमाग और दिल दोनों साथ में जुड़े हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट। अगर सिर्फ दिमाग होता तो मैं इसको कॉमर्शियल तरीके से ही लेता, एक काम के हिसाब से, मगर ये मेरी खुशकिस्मती है कि मेरा जॉब नहीं लगता है मेरा, और मेरा पैशन नहीं लगता। दोनों का मिश्रण बहुत अच्छे तरीके से हो गया है। तो मैं ऊपर वाले का हमेशा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ये काम सौंपा और ये मेरे माध्यम से हो रहा है। सर, गायकी में आपको कई अवार्ड मिल गए, लेकिन आप, जहाँ तक मेरी जानकारी, आपने कभी फिल्मों में नहीं गाया, इसकी क्या वजह रही? फिल्मों में मैं जब कॉलेज में था तो फिल्मों में मुझे बहुत चांस के नज़र आ रहे थे। मैंने इनफैक्ट आर.डी. बर्मन जी से भी मुलाकात की थी उस टाइम पर, और उन्हें बड़ा अच्छा लगा था मेरी आवाज़, और वो मुझे गवाना भी चाहते थे। मगर ऐसा हो गया कि जैसे मैं कह रहा हूँ ना, ये तकदीर होगी कि भगवान का ये को मंजूर होगा कि नहीं भाई, आप अगर गायक बनोगे तो केवल एक गायक ही रहोगे और एक खुद के लिए रहोगे। परहैप्स वो चाहते थे कि मैं सबके लिए रहूँ। तो सबसे पहला जो आगमन मेरा इस इंडस्ट्री में हुआ 1990 में, कि मैंने जो संस्था है संगीतकार और गीतकार, इंडियन परफॉर्मिंग राइट्स सोसाइटी IPRS, वो एक वहाँ उस टाइम पर संगीतकार और गीतकार को उनकी रॉयल्टीज़ नहीं मिलती थी, उनका हक नहीं मिलता था। तो मैंने IPRS को उठाया और वहाँ से मैंने लड़ाई शुरू करी एक संगीतकार गीतकार की, क्योंकि उस ज़माने में 1990 में सिंगर्स या म्यूजिशियंस यानी परफॉर्मर्स, उनका वजूद ही नहीं था हमारे कानूनी तौर पर। हमारा कानून जो है इस चीज़ को जो देखता है उसको कहते हैं कॉपीराइट एक्ट 1957। तो कॉपीराइट एक्ट के तहत केवल संगीतकार और गीतकार को ही रॉयल्टी मिलना चाहिए, ये लॉ में था। मगर लॉ में होने के बाद, और ये लॉ 1957 में कायम हुआ है, मगर मैंने जब ज्वाइन किया 1990 में, तो तब तक भी संगीतकार और गीतकार को उनकी रॉयल्टीज़ नहीं मिलती थी। तो ये बड़ी शर्म की बात थी। और चूंकि मैं लॉ बैकग्राउंड से हूँ तो मुझे भी एक, उस टाइम पर यंग था, 20-22 साल का लड़का, तो उस टाइम पर यह था कि इसको कुछ कर दिखाना है, इसमें क्यों नहीं हो सकता। और चूंकि गायक हूँ, मुझे बड़े हमेशा ये रहता था कि विदेशों में हम ये सुनते आ रहे हैं कि भैया जब एक गाना हिट हो जाए तो फिर उसके बाद उसके ब्यारे न्यारे हो जाते हैं, उस संगीतकार गीतकार और सिंगर के ब्यारे न्यारे हो जाते हैं, उसको कोई काम करने की ज़रूरत नहीं, और ये है। तो मैं हमेशा ये सोचता था, तो इस तरीके से तो आर.डी. बर्मन साहब का तो आइलैंड्स होने चाहिए, जिस तरीके से वो हिट हैं, और शंकर जयकिशन, कल्याण जी आनंद जी, इतने बड़े बड़े नाम हैं, तो इनके तो आइलैंड्स होने चाहिए। मगर जब मेरा ये मौका मिला जब IPRS के साथ, तो मैंने देखा यार ये तो एक संस्था बनी है, और जो संस्था का काम है कि ये सारी रॉयल्टी इकट्ठा करके इन तक पहुंचाए। तो कानून ने तो वो अपनी हिफाजत दी है, मगर अब इसको प्रैक्टिकल नहीं हो पा रहा है। तो ये मैंने एज अ चैलेंज एक्सेप्ट किया, और 1990 में मैं IPRS से जुड़ा
तब मैं जनरल मैनेजर के तौर पे जुड़ा और बाद में जब मैं वहाँ से निकला हूँ 2014 में, 14 साल बाद, तो एज अ डायरेक्टर जनरल में वहाँ से निकला हूँ। तो 14 साल में मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाया और जो संस्था में केवल 1 लाख रुपए हम बड़े रो धो के इकट्ठा कर सकते थे, वो अब आज की तारीख में मुझे बताया गया है कि 400 करोड़ रुपए अब वहाँ संस्था में आते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत ही फख्र की बात है कि एक ऑर्गेनाइजेशन को जिसको मैंने शुरू किया वो आज 400 करोड़ की है और इसमें जावेद अख्तर साहब ने बहुत अच्छा रोल निभाया और हम दोनों ने बैठ के इस चीज़ को आगे किया ताकि ये 400 करोड़ तक बात आई है। जब मैंने 1990 में IPRS ज्वाइन किया था तो उस टाइम पर चूंकि जैसे मैंने बताया कि कोई रॉयल्टी नहीं मिलती थी, तो सबसे पहले मेरा विजिट हुआ लंदन और लंदन में मैंने वहाँ 10-15 दिन का मैंने वहाँ एक धरना किया BBC और चैनल 4 पर। मैंने कहा कि भैया हमारे संगीतकार और गीतकारों का रॉयल्टीज जो इकट्ठा होती है उसकी रॉयल्टी दीजिए। आप अपने ब्रिटिश सिंगर्स को देते हैं तो कानूनी तौर पे आपको इंडियन सिंगर्स की भी रॉयल्टी देनी चाहिए। और आपको खुशी होगी ये जानकर कि 1991 में मैं पहली बार इंडिया में 70,000 पाउंड्स लेके आया हूँ और वो 70,000 पाउंड्स फिर हमने लोगों में संगीतकारों में बांटे और उसमें ऐसे ऐसे नाम हैं जिनका पता नहीं था कहाँ हैं, तो उनकी फैमिलीज को ढूंढा गया कि भाई कहाँ हैं, उनकी फैमिलीज को ढूंढकर उन तक वो पैसा पहुंचाया गया है। कई फैमिलीज को हमने देखा कि जिनके हाल अच्छे नहीं थे, उनके लिए ये पैसा जो थे बहुत महत्व रख रहा था और मुझे इतनी दुआएं मिली ऐसे संगीतकारों की फैमिलियों से कि कई लोगों ने तो ये मुझे गले लगा के कहा कि मुझे आज भी हमको ये लगता है कि हमारे पति जिंदा हैं या हमारे पिताजी जिंदा हैं। तो ये बहुत ही अच्छी दुआ और ये लगी। तब मेरे में और एक जोश जाग गया कि नहीं, इसको तो आगे बढ़ाना चाहिए क्योंकि कितनी फैमिलीज हैं, कितने आर्टिस्ट की फैमिलीज हैं जिनको ये चीज़ की ज़रूरत है। उसी टाइम पर भगवान का रचा हुआ होगा कि उसी टाइम पर लता जी और मैं जो है वो किसी फंक्शन में थे दिल्ली में और दिल्ली में इस फंक्शन में ये कहा गया, किसने कहा गया ये सब की ज़रूरत नहीं है, मगर इस फंक्शन में ये कहा गया कि सिंगर एक वोकल इंस्ट्रूमेंट है। तो लता जी को ये बात चुप गई ऑब्वियसली। तो लता जी को मैंने बाद में समझाया और हमने फिर उस पर डिस्कशन किया क्योंकि जिसने भी कहा उसने कानूनी तौर पे सही कहा क्योंकि 1957 का जो एक्ट है उसके मुताबिक तो सिंगर का तो वजूद ही नहीं था, केवल संगीतकार और गीतकार को रॉयल्टी मिलनी चाहिए जिसकी मैं नुमाइंदगी कर रहा था IPRS। सिंगर का तो कोई नामो निशान नहीं था। तो मैंने लता जी से यही कहा कि भैया क्या हमने मांगा, बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं देती, तो क्या हमने कभी अपने गवर्नमेंट से मांगा, उनके सामने ये समक्ष ये पेश किया कि भाई हमको भी मिलनी चाहिए रॉयल्टी। और तब लता जी ने मुझे याद दिलाया कि 1960 में उन्होंने ये आगाज़ दिया था कि वो चाह रही थी ये, और एक मीटिंग भी कही थी सिंगर्स ने। इसमें मैं चाहूँगा कि अगर आप शैलेंद्र जी से पूछें क्योंकि शैलेंद्र जी उस मीटिंग में मौजूद थे जिस मीटिंग की मैं जिक्र कर रहा हूँ कि भैया सिंगर्स को भी रॉयल्टी मिलनी चाहिए। वो रफा दफा हो गई बात, शायद हो नहीं पाई 1960 में। तो इस वजह से आज का दिन जो है, जहाँ ये ऐतिहासिक दिन है सारे सिंगर कम्युनिटी के लिए और म्यूजिशियन कम्युनिटी के लिए कि अब ये सब चीज़ें रॉयल्टी मिलने लगी, तो मुझे लता जी की बहुत याद आ रही है कि उन्होंने देखा हुआ सपना आज साकार हो रहा है। तो मुझे अभी भी लगता है कि वो हमारे साथी हैं, हमारे इर्द गिर्द हैं, हमें आशीर्वाद दे रही हैं, मुझे आशीर्वाद दे रही हैं और ये इसी तरीके से जो है इससे जिक्र। लता जी से जब आपकी उस वक्त बात हुई होगी तो लता जी के दिमाग में बात क्यों आई थी कि सिंगर्स को रॉयल्टी मिलनी चाहिए? देखिए, हम सब जानते हैं लता जी हैं और उन्हें सारी चीज़ें, वो तो सरस्वती माँ हैं और उनके पास सारी चीज़ें थी। ऐसा नहीं है कि रॉयल्टी को उनको रॉयल्टी की इतनी ज़रूरत थी और ना ही इतने हमारे बड़े बड़े सिंगर्स हैं उनको भी ऐसी नहीं है कि रॉयल्टी की ज़रूरत है। जब मेरी उनसे बातचीत होती थी तो वो मुझे हमेशा कहती थी कि संजय, मुझे रॉयल्टी अपने लिए नहीं चाहिए,
ये रॉयल्टी इस चीज़ के लिए चाहिए होती है कि कोई भी सिंगर जो है, कोई भी आर्टिस्ट जो है, वो हमेशा टॉप पे नहीं रहता। हमेशा हो सकता है कि उसकी आवाज़ हमेशा ना रहे, ऊंच नीच चलता रहता है। एक आर्टिस्ट का एक पीरियड होता है, उस पीरियड में तो सब सलाम मारते हैं, सब पैसा भी देते हैं, सब होता है। मगर जब वो बहुत छोटा पीरियड होता है, वो जब पीरियड हो जाता है तो उसके खर्चे तो बढ़ जाते हैं। अगर सपोज कोई दूसरा आर्टिस्ट है, अगर वो बहुत टॉप पे रहा हो, तो वो टॉप का आर्टिस्ट जो है वो कल ऑटो में तो नहीं जा सकता मेरी और आपकी तरह, ट्रेन में नहीं जा सकता, तो उसके खर्चे तो बढ़ जाते हैं, मगर उसको अपने हिसाब से इनकम उस तरीके से नहीं आती है। तो वर्ल्ड में और इंडिया में भी कॉपीराइट का जो आगमन हुआ है वो इस वजह से ही हुआ है कि उस सिंगर को जिसका गाना, जिस गाने से लोग एंजॉय करते हैं, एंटरटेन होते हैं, और जिस गाने पर लोग पैसा कमा रहे हैं, एटलीस्ट उस आर्टिस्ट को कुछ मिलना चाहिए। तो वो मिलने से उसको रॉयल्टी कहते हैं, और वो रॉयल्टी से किसी का घर चल सकता है, किसी की लाइफस्टाइल मेंटेन हो सकती है। तो इस वजह से लता जी ने ये आगाज़ कराया था। और ये देखिए, लता जी ने 1960 में सोचा था कॉपीराइट के बारे में कि सिंगर्स को रॉयल्टी मिलनी चाहिए। तो मेरी खुशकिस्मती है कि उनकी इस ड्रीम को मैं आगे ले जा सका, और उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया, बढ़ावा दिया, और मुझे हमेशा मेरा हिम्मत अफजाई करी कि नहीं, इस लड़ाई में अगर आप आगे हो तो मैं आपके साथ हूँ। और इसी तरीके से सारे सिंगर्स ने मेरे साथ मिलकर आज का ये दिन देखा। आप RPRS में थे, उस वक्त सिंगर्स को कुछ भी देने का कोई प्रावधान नहीं था उसमें भी, उसको छोड़ने के बाद सिंगर्स को देने के बाद आपके दिमाग में क्यों आया? नहीं, देखिए, जैसे मैंने कहा 1990 में तो मैं संगीतकार और गीतकारों के लिए लड़ रहा था कि उनको भी रॉयल्टी मिलनी चाहिए, क्योंकि वो तो प्रावधान में था। तो पहले जो प्रावधान में था उनके लिए तो लड़ूं, मगर जब लड़ते लड़ते ये एक पड़ाव आ गया 1991 में कि जब लता जी और हम लोग साथ मिल के इस तरीके से इसको आगे लिया, तब से हम जुड़ गए। और उसमें अलका जी जुड़ी, सोनू जी जुड़े, और बाकी सब जुड़े, और हमने एक गुट बना लिया। और हम किसी ना किसी के घर पे मिला करते थे, और वहाँ पे मिलकर चाय पे हम लोग डिस्कस करते थे, क्योंकि आप जानते ही हैं कि ये सारे आर्टिस्ट हैं, और मैं आर्टिस्ट कम लॉयर और क्या नाम है ये ज़्यादा हूँ। तो मैं सब गाइड करके सबको, और सब लोग ने मुझे विश्वास दिलाया, विश्वास किया मेरे ऊपर, और हमने सब ने एज ए टीम काम करके, क्योंकि देखिए वो फेस हैं, बड़े नाम हैं, तो अगर वो कहेंगे कि हमको चाहिए तो गवर्नमेंट या कोई ज़्यादा सुनेगा। तो हमने एक अच्छा एक कॉम्बिनेशन बना के हमने इस चीज़ को आगे किया। और फिर हमको जावेद साहब मिल गए, जो कि इस चीज़ से जुड़े, 2004 में इस चीज़ से जुड़े जावेद साहब, और चूंकि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुए थे, तो उनके थ्रू हमने ये कानून पास करवाने का हमको एक अच्छा माध्यम मिल गया। और जावेद साहब भी चाहते हैं कि सारे आर्टिस्ट, कंट्री के सारे आर्टिस्ट को भी उनका हक मिलना चाहिए, उनकी रॉयल्टी मिलनी चाहिए। लेकिन दो चीज़ें होती है, कॉपीराइट और रॉयल्टी, दोनों में पॉलिसी तो अंतर क्या है, ये लोगों की समझ नहीं आता, वो आप बताएं। देखिए, कॉपीराइट होता है एक ओनरशिप टाइटल, कि जैसे ये जहां हम बैठे हैं, जिस ऑफिस में आप बैठे हैं, इसका टाइटल किसी और का हो सकता है जो उसका मालिक है। अब ये मालिक जो है, अगर मैं उसके मालिक का ये प्रॉपर्टी को लेकर इसमें अगर मैं पैसा कमाना चालू कर दूं, तो वो चाहेगा कि मुझे भी इसका शेयर मिलना चाहिए। तो रॉयल्टी इसका नाम है। तो रॉयल्टी इसका नाम होता है कि देखिए, जब सिंगर या कंपोजर या गीतकार जो गाना लिखता है, वो एक चीज़ के लिए लिखता है। तो एक सिंगर जो है वो एक फिल्म के लिए गाना गा रहा है। तो अगर सपोज करिए सोनू निगम जी हैं, अगर वो सोनू निगम जी ने शाहरुख खान जी के लिए गाना गाया है, तो उस फिल्म के लिए गाया है। मगर उस फिल्म के अलावा अलहदा अगर उनका गाया हुआ गाने से कोई पैसा कमा रहा है, जैसे रेडियो स्टेशन, भैया सोनू निगम जी ने गाया कि भैया शाहरुख खान जी जो है स्क्रीन पर ये गाना गाएंगे, जिसके लिए उनको पेमेंट मिला। उसका गाने का ब्यूटी ये है कि गाना एक बार रिलीज हो जाता है तो पब्लिक हो जाता है, कोई भी सुन सकता है, कोई भी उससे जो काय कर सकता है। करेक्ट। मगर कानूनी तौर पर आप कुछ भी करिए गाने से, नो प्रॉब्लम, मगर कानूनी तौर पर आर्टिस्ट को उसकी रॉयल्टी मिलना अनिवार्य है, उसकी रॉयल्टी मिलनी चाहिए। मैं हमेशा ये देखता हूँ और हमेशा ये कहता हूँ, और आपके माध्यम से भी कह रहा हूँ कि मैं अक्सर देखता हूँ
और हंसता हूँ कि लोग जो हैं संगीतकार, गीतकार, सिंगर को वाह वाह बहुत करते हैं। क्या गाते हैं, वाह वाह, हम तो आपके फैन हैं, पैर छूते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनको शॉल देती हैं, नारियल देती हैं, वाह वाह करती हैं, उनकी बहुत बड़ाई करती हैं। मेरा कहना है कि ये सब बंद करिए। आप शॉल मत पहनाइए, शॉल खुद ओढ़ लीजिए। नारियल उनको मत दीजिए, उसकी चटनी बना लीजिए। उनको पैसा दीजिए। पैसा मेन है। हम सबका घर पैसे से चलता है, ऐसे वाह वाह से नहीं चलता है। तो इस वजह से मैं रॉयल्टी इज इंपॉर्टेंट, आप रॉयल्टी दे दीजिए। और इसमें मैं आपको बताऊं रॉयल्टी क्या होती है। रॉयल्टी एक बहुत छोटा सा पोर्शन होता है, उसका इतना बवाल खड़ा करना कोई समझदारी की काम नहीं है, कोई इमोशनल काम नहीं है। इसमें इंडिया में बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। लोग गाने पर ज्यादा पैसा कमा लेते हैं, खुद के लिए पैसा कमा रहे हैं। भैया उस आर्टिस्ट का भी तो सोच लो, जिसने इसको जन्मा है, जिसने उसको परफॉर्म किया है, वो नहीं करेंगे। तो कॉपीराइट का जो प्रावधान हुआ है, कॉपीराइट में जो तब्दीली आई है 2012 में, वो यही आई है कि अब एक बार गाना रिलीज हो गया, अगर उस गाने के जिस चीज के लिए उसको बनाया गया था उसके अलावा अगर आप कुछ और उसको यूज कर रहे हैं और कॉमर्शियली एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो आपको उसके रचयिता को, आपको उसके सिंगर को पैसा देना बनता है कानूनी तौर पर। आपने जब ये रॉयल्टी की लड़ाई शुरू की और कानून में बदलाव लाने के प्रयास किए, किस तरह की तकलीफें आई और क्या क्या पड़ाव रहे? बहुत तकलीफ मतलब इन द सेंस चैलेंज था, क्योंकि मुझे याद है वो दिन जब जावेद साहब और मैं एमपीज़ के घर घर जाते थे उनको समझाने और उनका समर्थन मांगने कि भैया ये चीज़ है। और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि सारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने इस चीज़ को समझा। कोई पॉलिटिक्स नहीं थी, कुछ नहीं था, हर आदमी के दिल छुआ। हर एमपी ने ये कहा नहीं, ये होना चाहिए, हमारे देश में ये होना चाहिए। और जिसकी वजह से 21 जून 2012 में ये कानून जो तब्दील हुआ, अमेंडमेंट जो हुआ, वो यूनैनिमसली पास हुआ दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में। तो इट वाज सच अ लवली थिंग। नहीं तो पार्लियामेंट में कहाँ होता है, यूनैनिमिटी तो होती नहीं, वोटिंग होती है। मगर ये वाला बिल यूनैनिमसली पास हुआ। इससे बड़ी आई थिंक कोई अप्रिसिएशन नहीं होगा हम सब के लिए, सारे आर्टिस्ट के लिए। मैं तमाम पार्लियामेंट का और सारे एमपीज का जिन्होंने इसको सपोर्ट किया, उनका बिल्कुल शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आज। नहीं तो 11 साल क्यों लगे समझौते होने में? कहाँ, क्या मोदी कंपनियां तैयार नहीं थी? देखिए 2012 में जब कानून बदला, उसके बाद 1 साल लग गया कानून को रूल्स बनाने में, और फिर 2013 में इसरा का गठन हुआ, तो 1 साल उसमें लग गए। 2013 से आज 2023 हो रही है, 10 साल जरूर हमको लग गए इसको करने में, आज की तारीख पर पहुंचने में। मगर वो इसलिए था क्योंकि देखिए कानून हमारे कंट्रीज में बहुत है, तो कानून बन गया था मगर पालन करने का प्रॉब्लम था। पालन इसलिए क्योंकि सारी रेडियो इंडस्ट्री, सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, सारे होटल रेस्टोरेंट्स के यूनियंस जो हैं, ये सब बड़े बड़े लोग हैं, इनके पास बहुत बहुत मनी पावर है। उन्होंने ये कह दिया कि कानून होगा, कोई पर दिक्कत नहीं है, आप हमें कोर्ट ले जाइए, जो करना है करिए, जब सुप्रीम कोर्ट कह देगा तब। क्योंकि ये तो बहुत ही आसान तरीका है लोगों को करने का, आपको पता है। तो अगर हम 20 साल 10 साल कानून में लगा दें, कोर्टबाजी में लगा दें, तो वही ये चाह रहे हैं। तो ये हमको सबसे पहला चैलेंज था कि यूजर लॉबीज जो है, जिसका मैंने नाम दिया रेडियो, टेलीविजन, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, ये सारे लोगों ने कह दिया कि भैया आप ये कानून तो आ गया, अब इसकी ऑर्डर ले आइए कोर्ट से, तो हम आपको दे देंगे। तो जब 2013 में हमारा गठन हुआ, तो मैंने सबसे पहले मेरे सामने आया आईपीएल, क्योंकि आईपीएल में गाने बजते हैं। पहली बात तो मुझे ये समझ में नहीं आता, आईपीएल तो हम जाते हैं क्रिकेट देखने, वहां गाने बजाने की क्या जरूरत है? मगर आप गाना भी बजाना, इसका मतलब गाने की कोई वैल्यू होगी आपके दिमाग में, उससे कोई फर्क पड़ता होगा। फर्क पड़ता है क्योंकि उससे जोश बढ़ता है।
मगर कोई उसको मानेगा नहीं। भारत में मैंने देखा है कि एक जन्म सिद्ध अधिकार मानते हैं लोग कि हम म्यूजिक तो बजाएंगे, पैसा नहीं देंगे जी। क्या आप ये कर सकते हो? आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी का भाड़ा नहीं भरोगे, चलेगा? होटल रेस्टोरेंट्स में जो है फूल लगाते हैं, इधर उधर टेबल पे फूल लगा देते हैं, क्या फूल फ्री में आता है? उसके लिए पैसा दे दे, मगर गाना बजाने का पैसा नहीं देगा। क्यों? तो सबसे पहले मैंने सोचा कि भाई मैं सबसे पहले जो इनके बड़े लोग हैं इनसे पहले रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई ये कानून अभी 2012 में पास हुआ है, अब हमारा गठन 2013 में हुआ इसरा का, तो आप सिंगर को रॉयल्टी देना शुरू कर दीजिए और हमको हमारा लाइसेंस दीजिए। और ये जो रॉयल्टी होती है ये किस तरीके से कलेक्ट होती है? मैं क्या मांग रहा हूं? मैं केवल आदमी से मांग रहा हूं इतना पैसा जो आप कहेंगे, अभी मैं आपको बता रहा हूं, आप खुद ही कहेंगे कि एक भिखमंगा चीज है। मैं एक रेस्टोरेंट से क्या मांग रहा हूं? मैं रेस्टोरेंट से कह रहा हूं कि आप पूरे दिन में कितने गाने भी बजा लीजिए। आप दिन में 100 गाने बजाते हैं, 10 गाने बजाते हैं, 20 गाने बजाते हैं, तो कानूनी तौर पर तो आपको सबको पेमेंट करना पड़ेगा। अब आप सबको तो पेमेंट कर नहीं सकते। अगर आप पेमेंट करने को ठानो भी तो क्या वो आर्टिस्ट मिलेगा? आप एक सोनू निगम का गाना आप सुनो, हेलो जी सोनू जी मुझे आपका गाना बजाना है, पैसे कितने लोगे? लता जी आपका गाना बजाना है कितना? वो पॉसिबल नहीं है। तो अगर पॉसिबल हुआ भी तो एक आदमी बोलेगा 10,000 दे दो, दूसरा बोलेगा लाख रुपए दे दो, ये पॉसिबल नहीं है। इस वजह से कानून ने भी इसकी प्रावधान की है कि ये बजाय इसके कि एक पाइप हो जो यूजर के बीच और सारे आर्टिस्ट के बीच एक पाइप हो, जो इसरा है। इसरा कह रहा है कि आप जो गाना बजाना है आप बजा लीजिए, जितना बजाना है बजा लीजिए, जितने वक्त के लिए है बजा लीजिए। चाहे आप इंडियन गाना बजा लीजिए, फॉरेन का गाना बजा लीजिए, किसी के भी गाना बजा लीजिए, छोटे आर्टिस्ट का, बड़े आर्टिस्ट का। आप हमको एक रॉयल्टी रेट के हिसाब से दे दीजिए। हमारे रेट आज पब्लिश्ड हैं, हमारे रेट वेबसाइट पर मौजूद हैं, गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड हैं। तो रेस्टोरेंट का रेट कार्ड हमारा क्या है पता है आपको? आप हंसोगे। मैंने रेस्टोरेंट का रेट एक इंडियन तहजीब पे बनाया है। अब आप मेरे ऑफिस आए हैं, मैंने आपको चाय पूछा, उसी तरीके से अगर सपोज लता जी, सोनू जी, अलका जी अगर किसी रेस्टोरेंट में जाएंगी तो रेस्टोरेंट वाला एटलीस्ट उनसे पूछेगा ना कि भैया एक चाय पियेंगे आप? चाय तो ऑफर करेंगे, चाय नहीं चले पानी तो ऑफर करेगा। मेरा रेट कार्ड ये है कि सारे सिंगर्स के बिहाफ पर, पूरे वर्ल्ड के सिंगर्स के बिहाफ पर गाना बजाइए। आप इसरा को केवल लीस्ट प्राइस ड्रिंक ऑन योर मेन्यू कार्ड, आपके मेन्यू कार्ड में जो सबसे सस्ता ड्रिंक है, जो यूजुअली होता है छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स में 15 रुपए होता है मिनरल वाटर, 500 ml की बोतल। तो आप मुझे 500 मल्टीप्लाई बाय 365 दे दीजिए। आप 5,475 रुपए आप सालाना दीजिए। एक दिन का भी नहीं मांग रहा हूं, सालाना बस। मगर सारे रेस्टोरेंट इंडस्ट्री ने अपनी यूनियन के तहत ये तय कर लिया कि हम ये नहीं देंगे। अब ये सब रेस्टोरेंट एसोसिएशंस जो हैं ये बहुत बड़े लोग हैं, इनके पास बहुत मनी पावर है, आर्टिस्ट के पास पैसा नहीं है। ये कैसे लड़ेगा? कैसे सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा? सुप्रीम कोर्ट तक जाने के लिए भी 15 साल चाहिए और पैसा चाहिए। आपको पता है कि लिटिगेशन कितना महंगा है, लॉयर्स कितना चार्ज करते हैं। तो उनको भी मालूम है कि ये इसरा लड़ नहीं पाएगी, तो इस वजह से वो लोग भी नहीं दे रहे थे। तो सबसे पहले मैंने अटैक किया आईपीएल को और सारे फ्रेंचाइजीज को मैंने कहा कि भैया आपको ये देना है। बड़े इंसान हैं, उन्होंने कहा कि आपको जो करना है कर लीजिए, हम तो नहीं देंगे। अगले साल फिर भी उन्होंने कहा कि चलिए अगले साल सही। अगले साल फिर मैंने उनको याद दिलाई कि भैया आप सिंगर की रॉयल्टी देना आपका बनता है कानूनी तौर पर, तो दे दीजिए। तो उन्होंने कहा आपको जो करना है कर लीजिए, हम तो नहीं देंगे। फिर चूंकि वो बड़े आदमी हैं, मैंने उनकी बात सराखों पे ले ली, उनका हुक्म सराखों पर, तो मैंने कर दिया जो मुझे करना था। तो मैंने क्या किया, मैं दिल्ली हाई कोर्ट गया और दिल्ली हाई कोर्ट में मैंने याचिका दायर करके सारे फ्रेंचाइजीज के अगेंस्ट इंजंक्शन ऑर्डर ले लिया। और ये हमारे कोर्ट ने बहुत अच्छा इंजंक्शन दिया, कोर्ट ने रिकग्नाइज किया और कोर्ट ने ये इंजंक्शन दिया कि
अगर आप किसी सिंगर का गाया हुआ गाना आपके स्टेडियम में चलाते हैं ड्यूरिंग द मैच, विदाउट पेइंग इसरा यू कैन नॉट डू दैट। और 2 घंटे में मेरी टेबल पे 30 से 40 लाख रुपए आ गए थे, जो रेट बनता है। मैंने इनसे क्या मांगा था, आप हंसोगे, जो ये करोड़ों रुपए कमाते हैं आईपीएल वाले, और टिकट्स आम जनता से, जो हमारे दर्शक हैं, जो स्पोर्ट्स एंथुजियास्ट हैं, जो टिकट खरीद के जाते हैं, टिकट हर आदमी ले लेता है 5,000 10,000, ये हमने सुना है, मैंने सुना है, मैं तो कभी गया नहीं हूं, मगर 5,000 10,000 रुपए टिकट का रेट होता है। मैंने उनसे क्या मांगा, मैंने उनसे ये मांगा था कि 1 रुपया दे दीजिए, आप फकीर को देते हैं 1 रुपया पर सीट ऑन द टोटल कैपेसिटी ऑफ द स्टेडियम। तो अगर आपका मैच एडन गार्डन्स में जा हो रहा है, एडन गार्डन्स की कैपेसिटी 80,000 है, आप मुझे 80,000 रुपए दे दीजिए। वहां 800 करोड़ कमाते हैं वो, मगर हमको 80,000 देने में वो कह रहे थे आपको जो करना है कर लीजिए, हम नहीं देंगे। तो ये हमारे कोर्ट्स ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने बहुत बड़ा हमारे ऊपर उपकार किया कि इस चीज को रिकग्नाइज किया और इसका इंजंक्शन हमको दिया। मगर हाँ, इस इंजंक्शन के बाद सारे स्पोर्टिंग इवेंट्स हमसे जो है हमको रॉयल्टी देना उन्होंने शुरू किया, और सारे, चाहे वो कबड्डी हो या हॉकी हो या कोई भी हो, वो हमको रॉयल्टी देते थे, तो आज तक देते थे। तो होटल इंडस्ट्रीज क्या कर रही है? होटल इंडस्ट्री यही है कि वो ये बात मानने को तैयार नहीं कि सिंगर को रॉयल्टी मिलनी चाहिए। ये कितनी शर्म की बात है। तो ये चैलेंजेस होते हुए दूसरा चैलेंज ये था कि वो कहने लगे सारे होटल्स और रेस्टोरेंट्स कि सर हम तो म्यूजिक कंपनीज को पेमेंट करेंगे, आपको क्यों करें, आप जानो म्यूजिक कंपनी जाने, क्योंकि म्यूजिक कंपनी तो आपको गवा लेती है, तो उनको आपको देना चाहिए। मगर प्रावधान ये है, कानून का प्रावधान ये है कि भैया चाहे वो हमारा कुछ भी एग्रीमेंट हो आपस में, जो यूजर है, जो उससे कमा रहा है, वो उनको भी रॉयल्टी देनी है, क्योंकि उन्होंने पैसा लगाया है उस चीज पर। संगीतकार, गीतकार यानी आईपीआरएस को देनी है और हमको देनी है। ये लॉ का प्रावधान है, कानून का प्रावधान है। तो ये प्रावधान में आपको करना है। मगर भैया देखिए, कोर्ट तो कोई भी जा सकता है, किसी मसले की भी जा सकता है, क्योंकि भैया टाइम लगता है, सबको पता है, तो टाइम पास करना है, टाइम पास करने के लिए। तो इसी दौरान 10 साल में जब ये चैलेंजेस थे, तो मैंने ये पहल करी कि भैया क्यों ना म्यूजिक कंपनी और हम आपस में समझदारी दिखाएं। और ये मैं कहूँगा, और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सारी म्यूजिक कंपनीज की कि उन्होंने सुनी। हम दोनों ने एक दूसरे की बात सुनी, हम टेबल पर आए, हमने अपने मसले डिस्कस करे कि क्या चीज़ है, क्या नहीं है, और हमने ये देखा कि भैया सामने वाला क्या बोल रहा है। चलिए, रेडियो बोल रहा है कि भैया हम 1 को देंगे, 2 को क्यों दें, आपस में आप लोग समझ लो, ये है वो है, हम तो नहीं देंगे तब तक। तो ना वो उनको दे रहे, ना हमको दे रहे, खुद फायदा कर रहे, पैसे पे बैठे हुए। तो हमने ये सोचा पिछले 1-2 साल में, और स्पेशली कोविड के टाइम पे, क्योंकि कोविड का टाइम इतना बुरा था सारे आर्टिस्ट के लिए कि ना शोज है ना कुछ है, बेचारे किसी की कोई आमदनी नहीं थी। उस टाइम पर ये चीज़ जरा ज़्यादा गर्मी पकड़ी कि भैया अब ज़रूरत है कि हम समझदारी दिखाएं, और सारे लीडर्स जो हैं, सारे लीडिंग कंपनीज जो हैं, सारे गामा, टी सीरीज, टिप्स, सोनी, यूनिवर्सल, टाइम्स म्यूजिक, सारे जो हैं बड़े बड़े साउथ के जितने भी बड़े म्यूजिक, आदित्य म्यूजिक और ये लाहिरी, और सब ने अपनी समझदारी दिखाई। और हम लोग ने सीरियसली बैठकर ये डिस्कशन किया कि क्यों ना हम हाथ मिलाएं और ये समस्या को ही सॉल्व कर दें कि भैया ठीक है, तीसरा आदमी बोल रहे हैं ना यार, हम तुमको भी नहीं देंगे, तुमको भी नहीं देंगे, 1 को देंगे, ठीक है भैया, अब हम 1 हो गए, लाओ। तो अब मैं सबसे एक निवेदन करूंगा होटल इंडस्ट्री से भी, रेडियो इंडस्ट्री से भी, कि भैया आपका तो प्रॉब्लम था ना कि आप 2 को नहीं दोगे, 1 ही को दो, तो अब 1 को दे दो। तो अब हमने जो तय किया है, जो मंत्री जी ने भी, हमारे पीयूष गोयल जी ने भी जो डिक्लेयर किया है, वो यही है कि अब ये समझौता हो गया है, जिसमें अब उनकी ऑर्गेनाइजेशन, जो म्यूजिक कंपनीज की ऑर्गेनाइजेशन है पीपीएल, वो पीपीएल जो है वो मार्केट में जाएगी। तो सबसे निवेदन ये है कि आप पीपीएल को पैसा दे दीजिए, वो हमको दे देंगे। तो हमको अब मार्केट में जाने की जरूरत नहीं है, हमको कोई इतना खर्चा करने की भी जरूरत नहीं। इसरा को, आर्टिस्ट को उसकी रॉयल्टी अब
एश्योर हो गई है। तो ये जो एश्योर्ड रॉयल्टी है वो अब पूरे कंट्री के सिंगर्स को और म्यूजिशियंस को मिला करेगी। फिल्म रिलीज होने वाली होती है या मुझे कंपनी एल्बम रिलीज होने वाले होते हैं तो ये सारे चैनलों को और रेडियो को भी बांटते हैं, क्या बजाइए, उसमें कोई पैसे चार्ज नहीं होते। उस वक्त रॉयल्टी कहाँ से, का मसला कैसे हल हुआ? देखिए, दो चीजें हैं। एक, जब म्यूजिक रिलीज होता है तो ऑब्वियसली जरूरत हमारी होती है कि वो म्यूजिक किसी तरीके से लोगों तक पहुंचे। तो इस वजह से आर्टिस्ट भी और म्यूजिक कंपनीज भी जो है उस पर अपनी रॉयल्टी नहीं मांगती और उस पर ना ही अपना कुछ पैसा एक्सपेक्ट करती है कि लोग हमें पे करें। मगर वो एक टाइम होता है, टाइम फ्रेम होता है कि ये टाइम फ्रेम में आप इसको फ्री यूज करिए। उसके बाद अगर आपको यूज करना है तो आपको रॉयल्टी लगती है, आपको रॉयल्टी देनी चाहिए। तो जहां तक पब्लिसिटी का सवाल है, प्रमोशन का सवाल है, वो उस पीरियड के लिए तो कोई रॉयल्टी कोई मांगता नहीं। सिर्फ आप उसको कॉमर्शियली यूज करेंगे तब आपको रॉयल्टी देनी पड़ेगी। क्या इसके बाद संगीत की कंपनियां गायकों को जो पेमेंट अब तक देती आ रही थी उसमें कटौती करना शुरू कर देंगी? नहीं, देखिए, पेमेंट कभी भी इज ऑलवेज ऑन डिमांड एंड सप्लाई। पेमेंट हमेशा ये रहता है कि नया सिंगर जो आता है उसको तो आज तक कभी कुछ पेमेंट नहीं मिलता है, तो अब क्या मिलेगा? एक नंबर पर, क्योंकि उसको ब्रेक की जरूरत है। मगर अगर कोई सिंगर अगर लाख रुपए मांग रहा है तो इट डिपेंड्स अपॉन द नेगोशिएशंस दोनों के बीच। पहले भी था, अब भी रहेगा और आगे भी होगा कि भैया दोनों पार्टी आपस में डिस्कस कर लेती। अब ये अच्छा हो गया है कि सर आप कितना भी पैसा एक दूसरे से ले दो, नहीं लो, नहीं दो, उससे कोई लेना देना, रॉयल्टी तो मिलेगी। अब रॉयल्टी तो म्यूजिक कंपनी को देनी ही पड़ेगी। पहले ये सुनने में आता था, आप लोग सब लोग कहते थे मार्केट में कि भाई म्यूजिक कंपनी पैसा खा जाती है, आर्टिस्ट का पैसा खा जाती है, आर्टिस्ट की रॉयल्टी खा जाती है, उसको रॉयल्टी नहीं देती है, उसका फायदा उठाती है कि उसके पास बेचारे को तो ब्रेक चाहिए तो उसको काम तो करना ही पड़ेगा, उसको बॉयकॉट कर देती है। अब ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अब म्यूजिक कंपनी भी चाहेगी कि आर्टिस्ट आगे आए, आर्टिस्ट उभरे, क्योंकि रॉयल्टी तो देनी पड़ेगी। देखिए, ये हिस्टोरिक अग्रीमेंट के तहत 50 करोड़ रुपए तो इसरा को देने ही पड़ेंगे सारे सिंगर्स के लिए। अब वो एक किसी ए सिंगर को गवाएं या बी सिंगर को गवाएं या सी सिंगर को गवाएं, उससे कोई मतलब नहीं है। तो वो भी तो चाहेंगे ना कि अच्छे सिंगर को बड़ा गाएं। तो इस वजह से अब वो बिल्कुल बात नहीं है, अब वो दोनों पार्टीज पे डिपेंड करता है। अब जैसे सोनू जी हैं, अगर सोनू जी जितना पैसा मांग रहे हैं, अगर टिप्स या सारे गामा या टी सीरीज उनको पैसा देने के लिए तैयार होती तो दे दिए, दोनों में अग्रीमेंट हो जाता है, ना कर। अब म्यूजिक कंपनी ये नहीं कह सकती कि भैया आपको रॉयल्टी मिल रही है इसलिए हम आपको कुछ पैसा नहीं देंगे, नहीं, तो वो भी बोल देगा मुझे नहीं गाना, क्योंकि मुझे तो रॉयल्टी तो मिलने ही वाली है, चाहे आप गवाओ कि नहीं गवाओ। ये हो गया, तो अब वो पॉइंट नहीं रहा। चलिए, आप लोगों ने एक समझौता किया कि 50,000 रुपये देगा, कुछ वर्षों के बाद फिर परसेंटेज वाइज हो जाएगा। वो जो आंकड़े आएंगे वो कितने सही होंगे उसकी जांच कौन करेगा? देखिए, जैसे यही हमारे मेरे दिमाग में, और हमने इसको कंसिडर किया था कि इस वजह से जो शुरुआत करें, देखिए शुरुआत करना बहुत कठिन होता है, क्योंकि दो बॉडीज को जो इतने सालों से बातचीत नहीं हुई है उनको एक करना तो आदान प्रदान का मामला होता है, हमको आदान प्रदान करना चाहिए। ये आदान प्रदान हमने ऐसा किया कि हमने कहा कि ठीक है, हम ऐसे शुरू करते हैं कि पहले कुछ सालों में जो है एक मिनिमम तो आपकी गारंटी होनी चाहिए, वरना जो आपका प्रश्न है वो सही है कि भैया हमको कैसे मालूम पड़ेगा, आप अपनी बुक्स थोड़ी दिखाओगे। तो ये तय हुआ कि 50 करोड़ से शुरू करते हैं, और 50 करोड़ से हर साल जो है वो 5% वृद्धि होती रहेगी, और 5% वृद्धि होने तक 60 करोड़ तक हम इस तरीके से चलेंगे। तो इसमें तो कोई हमको बुक्स ऑफ अकाउंट या कैलकुलेशन की कोई जरूरत ही नहीं है, बस इतना देना है, इतना देना है। और ये भी तय हुआ, क्योंकि मैंने पूछा कि भैया ठीक है 50 करोड़ तो देंगे, अब मैं किस किस के पीछे दौड़ता रहूंगा? 450 कंपनी है इंडिया में, सही बात है। मैं क्या सबके जाके उनसे मांगता रहूंगा कि भाई तो आप अब इसमें 50 करोड़ में से तो आपका शेयर जो होता है वो 5 लाख होता है, वो दे दीजिए, कल फिर वो मुझे लटकाएं कि आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं देते, फिर उसके कानूनी तौर पर चल। तो इससे ये अच्छाई हो गई है एग्रीमेंट से कि सारी म्यूजिक कंपनीज ने मिलकर, उनकी जो बॉडी है
इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री IMI जो उनकी यूनियन है, उन्होंने हमको दिलासा दिया कि नहीं जी, हम आपको अश्योर करते हैं कि ये पेमेंट जो 50 करोड़ का है, ये हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है PPL जो मार्केट से कलेक्ट करता है वो आपको दे देगी सालाना, तो आपको एक साथ एक पैसा मिल जाएगा। तो अब ये है कि हर साल में 2 बार हमको एवरी 6 मंथ्स जो है वो हमको पैसा मिल जाएगा, तो ये पैसा PPL के थ्रू हमको आ जाएगा। तो अब हमारा भी फर्ज बनता है और दायित्व बन जाता है कि हम देखें कि जो एंड यूजर है वो PPL को दे, तब तो हमको फायदा होगा, तभी होगा। तो जब वो उनका PPL का पैसा बढ़ेगा तब हमारा पैसा बढ़ेगा, क्योंकि हमको 25% मिलेगा उसका। तो आर्टिस्ट के हित की बात है और यूजर को भी ये देखना चाहिए कि आर्टिस्ट को मिले, आर्टिस्ट को तब मिलेगा जब आप दोगे PPL को। तो ये भी हमने देखा कि अब इसमें अब वो जब 25% तक बात आएगी तो पहले तो 60 करोड़ तक पहुंचने के लिए एटलीस्ट 4-5 साल तो जाएंगे। तो 4-5 साल में ये रिलेशनशिप और गहरा हो जाएगा और इसमें जो चीजें जो हमको सुलझनी है और प्रैक्टिकली देखनी है वो 5 साल में सुलझ जाएगी। और हमको ये पूरा, और आज के तारीख में तो वी आर इन ए डिजिटल वर्ल्ड, तो इसमें तो कोई हमको परेशानी भी नहीं होनी चाहिए। पहले जमाने में होता था कि भैया वो मुंशी जी हैं, वो बैठे हैं अपना खाता लिख रहे हैं, भाई खाता लिख रहे हैं, तो वो देखना पड़ता था। अब तो उसकी भी जरूरत नहीं है। तो अब हम आपस में म्यूजिक कंपनीज IMI, PPL और ISRA साथ में बैठ के इस चीज का पूरा तैयार कर रही है खांचा कि 4 साल बाद 5 साल बाद जब ये 60 करोड़ हो जाएगा तो किस तरीके से ये 25% का जो आंकड़ा है इसको कैसे ट्रांसपेरेंट हो, कैसे हमको एक्सेस मिले। इनफैक्ट अभी भी हम काम कर रहे हैं कि इवन जो PPL का काम करने का तरीका है उसमें भी अब ISRA जुड़ेगी। तो हम साथ में, जिसको हम कहते हैं ना, जो गाना होता है हम साथ साथ हैं, तो अब PPL और ISRA हम साथ साथ हैं, हर जगह हम साथ साथ जाएंगे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लोग ये ना सोचे कि उनको दिया तो हमको क्या, हमको दिया तो उनको क्या, ऐसा नहीं। अब एक ही जगह है, इट इज कॉल्ड, जो हमारे मंत्री जी भी कहते आ रहे हैं पिछले 3-4-5 साल से, कि वन विंडो, एक विंडो है, हम आपस में निपट लेंगे। यूजर को इसकी तकलीफ करने की जरूरत नहीं है, यूजर एक पेमेंट दे दे, हम आपस में देख लेंगे। क्या रॉयल्टी सिर्फ उन्हीं को मिलेगी जो ISRA का मेंबर बनेगा? हाँ, देखिए लीगली तो किसी को अगर हमको रॉयल्टी देनी है तो उसको मेंबर तो बनना पड़ेगा, बिना मेंबर बने तो हम पेमेंट भी नहीं कर सकते। तो हम तो यही चाह रहे हैं और हम कोशिश भी ये कर रहे हैं कि सारे मेंबर बने, सारे सिंगर्स मेंबर बने, और उसके लिए भी हमारा सिस्टम ISRA में बहुत ट्रांसपेरेंट और फुल प्रूफ है कि किसी भी सिंगर की रॉयल्टी जो भी बनेगी, आश्वासित रहें कि वो आपके अकाउंट में क्रेडिट होगी, हमारे अकाउंट में, जो आपके नाम से हमारे अकाउंट्स में होगा वो आपके नाम से क्रेडिट रहेगा। ये नहीं है कि आप मेंबर नहीं है तो उसको जब्त कर लिया जाएगा, नहीं, हम रखेंगे, हम 3 साल तक रखेंगे, और 3 साल में अगर वो मेंबर नहीं बनता है या वो उसकी खुशी नहीं है मेंबर बनने में, तो वो अमाउंट जो है फिर वो आर्टिस्ट वेलफेयर फंड में चला जाएगा। तो ये एक हमने सिस्टम रखा है जिसमें बहुत समय दिया जा रहा है, सब मेंबर बन जाए और अपने पैसे दे जाए, और हम भी पैसा उन तक पहुंचाएंगे, पूरा हम ढूंढेंगे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी फैमिली का कोई नहीं है या फैमिली का कोई सदस्य है, लेकिन इस क्षेत्र से उसका कोई लेना देना नहीं है, उन तक पहुंचने की क्या प्रयास आप लोगों के होंगे? देखिए, हमारा डिपार्टमेंट है, मेंबरशिप डिपार्टमेंट, जो ये सब प्रयास करता है। जैसे गीता दत्त जी की फैमिली है, उनकी भी फैमिली नहीं है, तो उनकी फैमिली को खोजा गया और उनको मेंबर बनाया गया। जैसे दूसरे हैं, हेमंत मोहन मुखर्जी के हैं, तो वो भी कोई इंडस्ट्री में नहीं है, तो जयंतो मुखर्जी साहब उनके लड़के हैं, तो उन तक पहुँचे हम, उनको मेंबर बनाया। साउथ में इस तरीके से घंटसला वेंकटेश्वर राव हैं, उनको मेंबर बनाया, उनकी फैमिली को। तो हम सारी फैमिलीज को उनको मेंबर्स बनाते हैं और उन तक उनका पैसा पहुंचाएंगे, और क्योंकि ये 60 साल तक उन तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। अच्छा, परफॉर्मिंग आर्ट्स को लेकर के कई तरह की बातें होती रही हैं, उस परफॉर्मिंग आर्ट्स को क्या अब कानूनन सही ठहरा दिया गया? फाइनल ये है कि गायक, पहली बात, कहीं का भी हो, पूरे इंडिया में कहीं का भी हो, गाँव खेड़े कहीं का हो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सेंटर नॉर्थ ईस्ट कहीं का भी हो, उसको रॉयल्टी मिलेगी। कुछ भी गाना गाता हो उसको रॉयल्टी मिलेगी, चाहे वो डिवोशनल गाए, फोक गाए, क्लासिकल गाए, फिल्म में गाए, गैर फिल्म में गाए, कुछ भी गाए, एडवर्टाइजमेंट में गाए, जिंगल्स में गाए, कुछ भी गाए, उसको मिलेगा। कोई भी लैंग्वेज हो,
हिंदी, मराठी, गुजराती, भोजपुरी, बंगाली, कोई भी लैंग्वेज हो उसको रॉयल्टी मिलेगी। तो ऐसा कोई वो नहीं है, कोई विभाजन नहीं है, सब एक ही तरीके से है। हाँ, इतना ज़रूर है कि जिसका गाना ज़्यादा बजेगा उसको ज़्यादा मिलेगी, जिसका गाना कम बजेगा उसको कम मिलेगी, जिसका गाना नहीं बजेगा उसको नहीं मिलेगी। ये कहाँ से रिकॉर्ड पता चलेगा कि किसका गाना कितना बजा? इसका एक जिसको हम कहते हैं डेटा आता है, हमारे पास पूरा डेटा आता है कि किसका गाना कहाँ बजा। जैसे रेडियो स्टेशंस पर भी है, हम उसका ट्रैक कर रहे हैं कि भैया कौन से रेडियो स्टेशन में कौन सा गाना किस टाइम पर बजा, कितनी बार बजा, क्या हुआ, ये सारा। तो वो पेमेंट्स जो अब 50 करोड़ जो बटेगा वो उस हिसाब से बटेगा कि इसका गाना 100 बार बजा, ये गाना 100 बार बजा, तो उस गाने का 100 बार के हिसाब से रॉयल्टी जाएगी। तो उसका पर यूज का जो रेट पड़ेगा वो रेट कैलकुलेट होकर फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट होगा। प्लस एक गाने में कितने गायक हैं उस पर डिपेंड करेगा। अगर एक सोलो गाना है तो एक ही को जाएगा, अगर 2 हैं उसमें सिंगर तो 2 में बढ़ जाएगा, 3 है तो 3 में बढ़ जाएगा, तो इस तरीके से। मगर ट्रांसपेरेंटली हम उसको, और कोशिश अब शुरू हो गई है कि हम इसको टेक्निकली भी जो है आईटी के माध्यम से भी हम इसको जितना जल्दी हो सके उतना तक एकदम ट्रांसपेरेंट वे में और फेयर वे में हम सब पहुंचाने की कोशिश में। कई सिंगर्स या कुछ आर्टिस्ट भी विदेशों में जाके म्यूजिकल कॉन्सर्ट करते हैं, तो वहाँ जो लोग गाते हैं वो भी एक पैसा कमाने का ही तरीका है जी। तो वहाँ रॉयल्टी के लिए क्या सिस्टम बना है? देखिए जैसे इसरा है, वैसे दुनिया में टोटल 58 ऐसी बॉडीज हैं। तो यूएस में भी एक है, यूके में है, स्पेन, जापान, साउथ अफ्रीका, कनाडा, ये सब मेन टेरिटरीज बता रहा हूँ। इन सब के साथ मैंने ताल्लुकात जोड़ लिए, तो इसको कहते हैं बायलैटरल अग्रीमेंट। तो दोनों देशों में बायलैटरल अग्रीमेंट मैं कर चुका हूँ और अभी करने वाला भी हूँ, बहुत सारे और करूँगा, ताकि हर जगह जहाँ भी भारत के सिंगर्स का गाना बजेगा उनको वो वाली संस्था कलेक्ट करके कि हमको पैसा भेजेगी, हम उनके आर्टिस्ट का पैसा कलेक्ट करके उनको भेजेंगे। तो मैं अगर माइकल जैक्सन का गाना अगर यहाँ बज रहा है तो मैं उसके वसूलता हूँ और वो पैसा उन तक पहुँचाता हूँ उनके सोसाइटी के माध्यम से। तो ये तरीका है पूरे वर्ल्ड में, और इसके लिए एक सेंट्रल डेटा है, ऑलरेडी एग्जिस्ट होता है, क्योंकि सारी सोसाइटीज ने एक अपना सेंट्रल बनाया हुआ है, जहाँ एक मैं भी देख सकता हूँ अभी बैठे बैठे कि भैया हमारा गाना, ये सिंगर हमारा मेंबर है, तो पूरी वर्ल्ड में बहुत हो जाता है ये आदमी जो है ये इसरा का मेंबर है, तो इसका गाना अगर जहाँ भी बज रहा होगा इसको इसरा को पेमेंट देना है। तो ये एक ऑलरेडी कायम है, हमने भी उसमें अब ये बायलैटरल अग्रीमेंट्स किए हैं। और इसमें मैं आपको बता दूं, बड़े गर्व की बात है कि इसरा को गर्व है कि इतनी लड़ाई हो रही है दुनिया में, जो लड़ाई हुई है रशिया और यूक्रेन में, हमारे ताल्लुक दोनों से है। हमारा बायलैटरल अग्रीमेंट रशिया की सोसाइटी से भी रहा है और यूक्रेन की सोसाइटी से भी रहा है। तो ये मैं हमेशा कहता हूं कि संगीत इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता, संगीत लड़ाई में बिलीव नहीं करता, और ये हमने भी एज इसरा मैंने भी करके दिखाया है कि देखिए यहाँ 2 देश लड़ रहे हैं मगर संगीत के माध्यम से हम सब जुड़े हैं। मान लीजिए सोनू निगम अमेरिका में जाके कोई गाना गाते हैं जिस पर म्यूजिक कंपनियों ने भी कहा कि ये म्यूजिकल कंसर्ट करके पैसा कमा लेते हैं, उसके बारे में क्या फाइनल डिसीजन बोलिए? देखिए वो एक बड़ी अजीब सी बात हो रही है, मुझे समझ में नहीं आती, और उस पर मैं क्लैरिफिकेशन देता रहता हूँ हमेशा कि जब भी कोई सिंगर, सोनू निगम जी हो या कोई भी हो, आप हो, मैं हूं, जो भी गाना गा रहा है स्टेज पर, अगर कोई भी गाना स्टेज पर गा रहा है तो कानून के प्रावधान के मुताबिक, चाहे इंडिया का कानून हो या बाहर मुल्क का कानून हो, उस कानून के तहत वहाँ की सोसाइटी जो है, जो वहाँ की सोसाइटी उस संगीतकार गीतकार की जो सोसाइटी है, जैसे यहाँ पर IPRS है, वो रॉयल्टी इकट्ठा करे। क्योंकि देखिए गाना जो है उसके रचयिता जो है वो कंपोजर और सॉन्ग राइटर है, संगीतकार गीतकार है, सिंगर नहीं है। तो को दायित्व बन जाता है कि अगर कोई भी शो है वो रॉयल्टी, शो का ऑर्गेनाइजर जो है वो रॉयल्टी जो है वो संगीतकार और गीतकार की जो भी एसोसिएशन है दुनिया में उसको दे दे, और संगीतकार और गीतकार की एसोसिएशन जो है वो वसूलती भी है। इंडिया में अगर कोई भी लाइव शो हो रहा है तो IPRS पहुंच के पैसा लेती है,
तो ऐसा नहीं है कि सिंगर को अपने देखिए, सिंगर जो गाता है स्टेज पे वो अपना चार्ज ले रहा है, उसका रेम्यूनरेशन है, उससे रॉयल्टी से कोई लेना देना नहीं है। अगर सपोज करिए सिंगर, अगर आपने सोनू जी का नाम लिया, अगर सोनू जी एक जगह पहुंचे किसी स्टेडियम में या किसी कॉन्सर्ट हॉल में और वहां पुलिस परमिशन नहीं है, तो क्या वो गा सकते हैं? वहां पर फायर ब्रिगेड का परमिशन नहीं है, वो गा सकते हैं। वहां पे हॉल वाला गाने ना दे, वो कुछ कर सकते हैं। उसी तरीके से यहां है कि अगर आईपीआरएस का लाइसेंस नहीं है तो वो नहीं गा सकते। अब आईपीआरएस का काम है कि वो जाके वसूले जो भी उनका रेट कार्ड है, उससे सिंगर को क्या लेना है? सिंगर बोल रहा है मैं आऊंगा, मेरे लिए सब प्रावधान कर लो, अगर सब चीजें ठीक है तो मैं गा दूंगा, और वो गाने का काम, जो गाने का जो पैसा लूंगा वो 2 लाख 5 लाख 10 लाख जो भी है वो लेंगे। तो ये है, तो वो अपनी शेयर से क्यों दे? उसका तो कानूनी प्रावधान है कि जो एसोसिएशन है वो जाके वसूल ले। अब आईपीआरएस जो है उसका एक टैरिफ कार्ड है, वो टैरिफ कार्ड के हिसाब से आईपीआरएस जाके उस ऑर्गेनाइजर से पैसा ले ले, तो वो एक ही बात हुई ना। अब वो सोनू निगम के पैसे में से ही पैसा लेना, तो ये तो कोई मतलब नहीं है। ये है कि उनको उनका रॉयल्टी मिलनी चाहिए, वो रॉयल्टी आप इकट्ठा कर दीजिए। अगर वो संस्था रॉयल्टी इकट्ठा नहीं करती तो फिर वो संस्था का प्रॉब्लम है। जैसे अगर इस तरह नहीं कलेक्ट कर पा रही तो मेरा प्रॉब्लम है ना। ये उस दिन सामने एक बात कही कि दिल्ली अभी दूर है, ऐसा क्यों? देखिए, दिल्ली अभी दूर इसलिए है क्योंकि हमने गठबंधन तो कर लिया, हमने अग्रीमेंट भी साइन कर लिया म्यूजिक कंपनीज और इसरा ने। अब चैलेंज ये है कि जैसे रेडियो इंडस्ट्री है, रेडियो इंडस्ट्री आज ना आईपीआरएस को पैसा दे रही है, ना म्यूजिक कंपनीज को पैसा दे रही है, ना हमको दे रही है, मजे कर रही है। तो दिल्ली दूर ये है कि हमको ये अब जद्दोजहद करनी पड़ेगी कि अब तो भैया हम हुक हो गए हैं। और इसमें बड़ी खुशी की बात है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमको प्रोत्साहन करके हमको ये वादा किया है कि नहीं, हम ये माहौल को ठीक करेंगे। कि माहौल ठीक करना तो गवर्नमेंट का काम है, तो ये हम माहौल ठीक करेंगे कि भैया आप लोगों तक आपका पैसा पहुंचे। तो बस यही है, इसलिए दिल्ली दूर है क्योंकि ये सब लोग जो हैं, जितने लोग जो यूजर्स हैं, वो लॉबी बहुत स्ट्रांग है, वो पैसे वाले बहुत हैं, तो वो इस चीज़ को घसीट सकते हैं, कानून में घसीट सकते हैं, दावपेच खेल सकते हैं, कानूनी दावपेच खेल सकते हैं, इसको सुप्रीम कोर्ट तक ले जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट तक जाने में 10-15 साल लग जाते हैं। तो इस वजह से दिल्ली दूर है। तो ये नहीं है कि आज हमने साइन कर दिया, हमको पैसे आ गए तो सब हो गया, सब खुशी हो गई। ठीक है, ये खुशी एक स्टार्ट है, एक बिगनिंग है, एक नई शुरुआत है। इस नई शुरुआत तो बहुत अच्छी है, मगर इसको और आगे तक ले जाने के लिए हमें सहयोग लगेगा, गवर्नमेंट का, आम आदमी का, कि यार आम आदमी भी अगर इसका होश में आ जाए कि नहीं भाई, संगीतकार, गीतकार और सिंगर को उसकी रॉयल्टी मिलनी चाहिए, तो ये जो बीच में जो लोग इसको यूज करते हैं तो वो भी इसके लिए हो जाएंगे। तो ये हमको एक एनवायरनमेंट, एक माहौल क्रिएट करने की बहुत आवश्यकता है कि हम इस ऐसा माहौल क्रिएट करें कि ना आपको चुभे ना किसी का नुकसान हो। तो साथ में बात करने की बहुत ज़रूरत है, यूज़र लॉबी को बात करने की ज़रूरत है। मैं फिर से निवेदन करूंगा कि रेडियो इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स इंडस्ट्री, सबको बातचीत करनी चाहिए और इसका हल निकालना चाहिए। कि बातचीत क्या होगी कि भाई मैं 100 रुपये मांग रहा हूँ, आप बोलोगे नहीं 80 लोग, यही तो बातचीत होगी, और क्या होगी। मगर उसको ना देने का जो एक जज्बात है वो गलत है, वो चीजों को झगड़ा कर देता है। तो आई डोंट थिंक दैट इज रिक्वायर्ड। इसरा की तरह एक नई संस्था बन गई है फिल्म प्रोड्यूसरों की भी, जिन्होंने कहा कि भाई हमारी फिल्म यदि आप दिखाते हैं तो आपको पैसे देने पड़ेंगे और वो रॉयल्टी चाहिए हमको। ऐसी स्थिति में जो जहां फिल्म दिखाई जाएगी, देखिए जब पूरी बात, जब जहां फिल्म दिखाई जाएगी वो पैसा वो ले जाएगा, तो मुझे सिंगर क्या करेगा? नहीं, देखिए ये सारी चीज जो हो रही हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि ये कोविड का नतीजा हो रहा है। कोविड के इस ज़माने में ये हुआ था कि जितने भी एंटरटेनमेंट वाले जो थे उनके घर में पैसा ही नहीं हो रहा था। अचानक ऐसा लगा कि सब खत्म, सब समाप्त। एंटरटेनमेंट तो जो है वो एक कैश फ्लो उसका अलग चलता है रोज के मरने पर,
रोज कुआं खोदो रोज पानी पियो वाला हिसाब किताब है। तो हर एक आदमी अब ये होने लगा कि यार जो हमने काम किया उस पर भी तो हमको कुछ मुआवजा मिलना चाहिए। और हर वर्ल्ड में ऐसा है, कोई नई चीज नहीं हो रही। इंडिया में ये एक नया शुरुआत हो रही है और हर चीज की नई की शुरुआत के लिए बड़ी अटपटा चीज लगती है। जैसे मैंने कहा कि मैंने शुरुआत करी IPRS की 1990 में, तब अटपटा था कि यार ये संगीतकार गीतकार को क्या, उनको तो पैसा मिल जाता है, वो तो जब करते हैं बजाते हैं तो उनको पेमेंट मिल जाती है, वो खत्म होती है, तो क्यों देंगे IPRS को। फिर हुआ ISRA का गठन, तो ISRA में भी ये वाले सिंगर को तो पेमेंट मिल जाता है। दूसरे ने कहा कि ISRA तो सिंगर्स तो जो है वो शोज में कमा लेता है, तो उसको क्या जरूरत है रॉयल्टी की। तो हर चीज जो नई है वो हमेशा लोगों को थोड़ी कंफ्यूज करती है, हमको भी कंफ्यूज करती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जहां तक कानूनी तौर पर चले, इट इज अ वेरी फेयर थिंग कि हर एक को उसके मुआवजा अनुसार मिलना चाहिए उसको मुआवजा। तो अब जो आपने जिक्र किया है कि मूवी का, जी हाँ, एक नई संस्था भी अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव करी है 2 दिन पहले। और उसमें यह है कि अगर फिल्म, अब आज की तारीख में देखिए, जब फिल्म जो दिखाई जाती है जैसे यूट्यूब पर, आप देखेंगे कि फिल्म यूट्यूब पर पड़ी हुई है, अरे उसका शोले इतनी बड़ी फिल्म है, उसमें इतने पैसे लगे, एक बड़ा पैसा लगता है उसमें। और आप लोग ज्यादा लोग जानते हैं कि आज की तारीख में, चलिए भूल जाते हैं शोले को, आज की तारीख में जितनी फिल्में हैं, कितनी फिल्में लॉस में जाती हैं और कितनी फिल्म फायदे में जाती हैं, वो तो पब्लिक नॉलेज है। अब तो कोई पर आप इंटरनेट पे चले जाइए, विकिपीडिया पे चले, सब पता लग जाता है। तो आप देखिए वो आदमी रिकवर कैसे करेगा पैसा, वो प्रोड्यूसर कैसे रिकवर करेगा पैसा। तो वो रिकवर तभी करेगा जब एक कोई ऑर्गेनाइजेशन हो जो उस चीज को मॉनिटर करे, उस चीज का करे। तो यूट्यूब पर अगर फिल्म है, अगर फिल्म दिखाई जा रही है और उसको फ्री में दिखाई जा रही है, यूट्यूब तो पैसे इकट्ठा कर रहा है, क्योंकि यूट्यूब वहां में एडवर्टाइजमेंट डाल देता है, ये कर देता है, वो कर देता है। तो भैया ये तुम्हारा माल है क्या जो इसको फ्री में इस्तेमाल कर रहे हो? किसी और ने पैसा लगाया है तो उसको मुआवजा दो, दैट इज ऑल। तो ये इसको, हाँ, हर नई चीज को शुरुआत करना, उसको दायरे में लाना तो वक्त लगता है, जो लगेगा। हाँ, भी फिल्म का गाना बजेगा। नहीं, देखिए वो जो संस्था है वो फिल्म के लिए है। तो ये एक आप याद रखिए, किसी भी चीज में जो है अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं। तो अगर आप फिल्म में देखिए तो फिल्म में 4 स्टेक होल्डर्स होते हैं। एक होता है जो फिल्म प्रोड्यूस करता है, दूसरा होता है उस फिल्म में जिसने संगीत दिया है या गीत लिखे हैं, तीसरा है जो उसमें परफॉर्म करता है, जैसे एक्टर्स हो गए, म्यूजिशियंस हो गए सब, और चौथा है जो म्यूजिक कंपनी, जो साउंड रिकॉर्डिंग जो अंडरलाइन होती है। तो ये चारों का जो है स्टेक बनता है और ये चारों की अलग अलग कंपनियां हैं। तो ऑब्वियसली ये है कि नंबर 1 कि ये सारों के बीच में जो रेट्स है उसको स्टेबलाइज होना पड़ेगा। हाँ, स्टेबलाइज होने के साथ साथ ये मतलब नहीं है तो कि नीचे गिरेगा, उसमें थोड़ा कॉस्ट इंक्रीज तो होगा ही एंड यूजर के लिए। तो जो एंड यूजर जो चीज पहले फ्री में इस्तेमाल करता था, अब उसको थोड़े पैसे तो देने पड़े। पहले ये था कि अगर वो, चलो पहले तो फ्री अगर करता था तो अब पैसे देने पड़ेंगे, तो उसको झटका पहले लगेगा कि आज तक तो फ्री था, अब मुझे देना पड़ेगा। दूसरा जो देते हैं, जो आज 1 रुपया देते हैं, तो भैया हाँ, कल से आपको 1 रुपया 10 पैसा देना पड़ेगा। सिंपल, 10 पैसा आप फ्री में इस्तेमाल करते थे तो उसको एज बोनस समझ लीजिए कि आज तक फ्री में इस्तेमाल किया, बहुत अच्छा है, मगर आइंदा से आपको 1-10 देना पड़ेगा। तो हमको ये माहौल, इस सिस्टम में, देखिए इन्फ्लेशन तो होता है, हम सब देते हैं, क्या हम कुछ पे पीछे रखते हैं? नहीं। सब्जी महंगी होती है, हम देते हैं। इसी तरह से ये भी सब्जी है, ये म्यूजिकल सब्जी है। तो अब इसमें ये है कि अब 1 रुपया, इसमें 10 पैसा पड़ गया, 10 पैसा दे दीजिए, जो भी है। इस तरह की आगे की क्या योजना है हमारी? अब चूंकि ये एक सेटलमेंट हो गया है ISRA और म्यूजिक कंपनीज का, रॉयल्टीज आना शुरू हो गई हैं और अच्छी खासी रॉयल्टीज आना शुरू हो गई हैं। तो अब हमारा ये प्लान है, विजन है कि अब हम वेलफेयर स्कीम्स शुरू करेंगे, हम LIC स्कीम्स शुरू करना चाह रहे हैं, बातचीत चल रही है, मेडिक्लेम्स शुरू करना चाह रहे हैं, ताकि जो आर्टिस्ट है उसकी हम देखभाल कर सकें। क्योंकि रॉयल्टीज जो है वो तो अपने अपने हिसाब से, अपने अपने गाए हुए गाने के हिसाब से, अपनी अपनी पॉपुलैरिटी के हिसाब से सबको मिलेगा, मगर आर्टिस्ट होता है। तो हमारा और हमारे जितने भी बड़े सिंगर्स जो हमारे मेंबर हैं, उनका भी ये एक वो, देखिए जितने भी बड़े सिंगर्स हैं उनको पैसे की इतनी जरूरत नहीं है। तो हम लकीली, हम में ये सब में भावना है
कि हम कुछ उस आर्टिस्ट के लिए कुछ कर सके जो ये नहीं कर सकता, जो वहाँ नहीं पहुँच सकता। किस्मत की बात है, किस्मत से लोग ऊपर पहुँच गए, किस्मत से जो कलाकार एकदम एकदम योग्य होंगे मगर वो उस वहाँ तक नहीं पहुँचे, तो ये अपनी भाग्य की बात है। तो ये ऐसे भाग्य की बात की लोगों को भी हम देखभाल करें, ये हमारा दायित्व रहेगा। संजय टंडन जो गायक है वो क्या करेगा? गाने का मजा लेगा और क्या। अब ये है कि मुझे थोड़ा वक्त और मिल जाएगा कि मैं और गाने गाऊं और शोज कर पाऊं और अपने आप को बैलेंस रख पाऊं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा काम होता है और जिसकी वजह से संगीत का मेरी ज़िंदगी में बहुत अहम रोल होता है, क्योंकि इतना प्रेशर और इतना टेंशन, इतना स्ट्रेस लेने के बावजूद मुझे धरती पर केवल संगीत रखता है। तो मैं अब मुझे थोड़ा वक्त मिल जाएगा कि मैं थोड़ा और संगीत को वक्त दे सकूं। संजय जी, जब आप इतना सारा टेंशन लेते हैं तो बीमारियां भी आपको घेरती होंगी? जी समझ गए। जी हाँ, 2017 से 2019 मेरे लिए बहुत बुरे रहे और मगर दुआ से, सबकी दुआओं से, सबके आशीर्वाद से, और मैं अगेन खुशकिस्मत समझता हूँ अपने आप को कि सारे आर्टिस्ट ऑफ द कंट्री ने मेरे लिए प्रार्थना की। लता जी ने, एसपी बालासुब्रमण्यम जी ने, सोनू जी ने, सब ने। तो इतना प्यार और इतना दुलार से ऑब्वियस है कि मैं इस बीमारी से उभरा। हाँ, मुझे कैंसर था और मैं उससे उभरा और उस दौरान ये सब काम चल रहे थे, मैं फिर भी लगा हुआ था कि इसमें मुझे लगता है ये एक शक्ति भगवान ने दे दी थी अंदर से। इसलिए मैंने कहा कि ये हो सकता है कि भगवान ने ही मेरे लिए ये काम सौंपा है और मैं हमेशा रोज प्रार्थना करता हूँ कि भगवान ये काम जो आपने मुझे सौंपा है करने वाले आप हो, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं माध्यम हूँ, मैं माध्यम की तरह से काम करूँगा। इस वजह से मुझे ये काम करने में बड़ा आनंद आता है। मुझे ना कोई स्ट्रेस होता है ना स्ट्रेन होता है। कोई मुझे गाली भी दे तो मैं ऊपर दे देता हूँ, कोई मुझे वाह भी कर दे तो मैं ऊपर दे देता हूँ। ना मैं वाह के काबिल हूँ ना मैं गाली के काबिल हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ बस। इसीलिए ये बीमारी से उभरा हूँ और सारों की आशीर्वाद से, सारों के प्यार से ये हुआ है। मैं उन सब का बहुत आभारी हूँ कि वो सब हुआ। वैसे भी देखा गया गायक और संगीत बहुत कोमल भावनाएं रखते हैं, ऐसे वो पैसे कैसे मांग लेता है? इसलिए मैंने आपको पहले कहा कि भगवान का ये रचा हुआ होगा। जैसे गांधी जी को ये काम सौंपा गया था, वैसे हो सकता है मुझे ये काम सौंपा गया हो कि भैया इन सबको इनका हक दिलाओ और इनको रॉयल्टी पहुंचाओ। हालांकि इस वजह से वो जो दिमाग है, इसलिए मैंने कहा ना, जब दिमाग होता है और जब मैं सीट पे बैठता हूँ तो एक अलग भाव होता है, मगर वो भाव से मैं बिदक ना जाऊँ, इस वजह से जो संगीतकार मेरे जो सिंगर है मेरे में, वो मेरा हेल्प कर देता है। तो बहुत अच्छा परफेक्ट एकदम कॉम्बिनेशन चल रहा है और जिसकी वजह से मुझे ये यहाँ तक जो सफलता प्राप्त हुई है, मुझे जो लगता है ये बहुत अहम रोल प्ले करता है। संजय जी, फिल्मी संगम से बात करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार, थैंक यू।